तो बता रहे थे जो H2O है, एकदम सिंपल एग्जांपल तुमको दे रहे हैं, याद रखना, हंसो नहीं। वाटर से जब ब्रेक डाउन इसका होता है तो ये बनता है H प्लस आयन प्लस OH आयन। ठीक है, यही जो OH आयन है ये होता है पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है, इस पे लगा हुआ है निगेटिव चार्ज, मगर जो पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं में कैरी पॉजिटिव चार्ज, में कैरी निगेटिव चार्ज, यानी वो हो सकता है कि निगेटिव चार्ज कैरी करें, हो सकता है तो पॉजिटिव चार्ज भी कैरी कर सकते हैं, उनके नेचर पर डिपेंड करेगा। मगर ये समझना बहुत आवश्यक है कि हाउ the two atoms of different elements are combining in such a way that they are carry a charge, still they are balanced। बैलेंस है, दिखा रहे हैं बैलेंस है या नहीं है। देखो क्या होता है, ऑक्सीजन का बैलेंसी कितना होता है, ऑक्सीजन का बैलेंसी बताओ, एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2 और 6 में कभी बैलेंसी होता है। ठीक है, और तुम्हारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होता है 1, इसका बैलेंसी होता है 1। ठीक है, जो हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये एनायन है जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। अभी क्या होता है कि इसका हमको कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, और हाइड्रोजन अपना एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया हुआ है, हाइड्रोक्साइड आयन को, इसीलिए उस पर निगेटिव चार्ज है। कैसे दिखेगा, दिखा रहे हैं, देखो ये हुआ तुम्हारा ऑक्सीजन, इसका नंबर ऑफ बैलेंस ऑर्बिटल, बैलेंस सेल में कितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं, तो अपना ये 6 इलेक्ट्रॉन्स रख लिया, 6 इलेक्ट्रॉन रखा, और दूसरा ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिया। दोनों को अपना ऑक्टेट पूरा करना है। हाइड्रोजन को हीलियम बनने के लिए, यानी मैक्सिमम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसे कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए, या तो 2 चाहिए या तो बिल्कुल न रहे, या तो बिल्कुल न रहे, खत्म हो जाए। तो क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक शेयर कर देगा, ऑक्सीजन ये शेयर कर दिया है, और 1 इलेक्ट्रॉन एक कहां से लेगा, ये दूसरे वाले H प्लस एटम से लिया है। ठीक है, तो ये एटम यहाँ पर आ गया, ये पहले से था, और देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हुआ। इसे बोलते हैं कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और इस पर जो OH जो बनाए हैं, OH पर एक किसके वजह से, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था ना, तो जब गेन करता है तो क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है, यही OH आयन है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, समझी। ये पॉली एटॉमिक आयंस में जो बॉन्डिंग बनती है बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दे आर कैरिंग 1 इलेक्ट्रॉन, 1 or maybe more than 1, it depends on what that how they are reacting। ठीक है, समझी, कॉपी में नोट करो। ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। अभी एक आएगा हाइड्राइड आयन, भाई बताएंगे, हाइड्राइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, जितने भी दिए हुए हैं सब पढ़ाएंगे, ठीक ना।
अच्छा थ्रस्ट मालूम है क्या होता है? या सोचे थे थ्रस्ट ही पढ़ाने को? कैसे सोची थी पूछने को? बुक पढ़ रहे थे तो ऐसे ही याद है। कहाँ है थ्रस्ट? बुक में कहाँ है? हाँ फिजिक्स में। कौन सा चैप्टर है फिजिक्स में? चैप्टर है वही वाला है, ग्रेविटेशन वाला है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसमें बताना रह गया था, उसका एप्लीकेशन है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का थ्रस्ट। थ्रस्ट और अब थ्रस्ट और बायेंसी तीन फोर्सेस हैं। थ्रस्ट और उसके एक कह सकती हो टाइप अप थ्रस्ट और एक बायेंसी बायेंसी बायरेंट फोर्स। ठीक है। तो जो थ्रस्ट फोर्स होता है, जब कोई बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो एक रिएक्शन फोर्स देता है। तो एक प्रकार का रिएक्शन फोर्स है जो अप थ्रस्ट है, वो एक प्रकार का रिएक्शन फोर्स है। नॉर्मली हम कोई भी फोर्स है, जैसे अब एक्सटर्नली फोर्स लगाया जा रहा है, किसी बॉडी पे एक्सटर्नली फोर्स लगाया जा रहा है, तो अब तो ठीक है। अब ऐसे समझो ये बॉडी है, ठीक है, इस पर एक इतना बड़ा सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसको दबा रहा है। तो दबाने पर जो फोर्स लग रहा है, इसके अपोजिट में एक फोर्स लगेगा ना बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसी फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है, इसी फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट इज द रिएक्शन फोर्स। और यही थ्रस्ट पर यूनिट एरिया कि कितना ज्यादा एरिया इसके नॉर्मल सरफेस पर कितना एरिया हो रहा है, ये फोर्स जो है ये नॉर्मल फोर्स है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस सरफेस एरिया के 90 डिग्री ये बना रहा है। अरे ऐसे देखो, ये हुआ, ये बड़ा सा रॉड आया, इसका सिलेंडर सर्कुलर सरफेस एरिया है, ठीक है, सर्कुलर सरफेस एरिया है। अब इसको क्या कर रहा है, सर्कुलर रॉड इज नहीं exerting some force on this surface area, on this surface, ठीक है। अभी जब इस सरफेस पर जब फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर समथिंग फोर्स लगा रहा है, ये बॉडी सर्कुलर बॉडी जो है रॉड टाइप का। अब ये जो सरफेस है इसके अपोजिट में फोर्स लगाएगा, वह बाय कैसे, बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिस बॉडी विल एक्सर्ट द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तब ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और इसी फोर्स को बोलते हैं, जो अपोजिट रिएक्शन वाला फोर्स है, इसको बोलते हैं थ्रस्ट। और ये नॉर्मल फोर्स है, इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, 90 डिग्री बनता हुआ जा रहा है लाइन ऑफ एक्शन, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इसका डायरेक्शन नॉर्मल फोर्स में होता है। और यही जो सरफेस एरिया के बराबर जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा बनता है प्रेशर। ठीक है, thrust per unit area is equal to pressure, or thrust is also called normal force. Normal reaction force per unit area is called pressure, or thrust per unit area is called pressure. और ऐसे भी डिफाइन करते हैं प्रेशर को कि एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड पर यूनिट सरफेस एरिया। अब ये जो एरिया है ये कितना सरफेस, अब मान लो कोई ऐसे जा रहा है, कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ऐसे जा करके दबा रहा है, कितना दूर तक एरिया को इफेक्ट करेगा, उतना ही एरिया नहीं इफेक्ट करेगा जितना दूर ये एक गोल सा एरिया है। तो सर्कल का कितना एरिया होता है, सर्कल है, सर्कल का क्या एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फोर्स कितना भी लगे एरिया हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्या, पाई आर स्क्वायर। ये जब पढ़ाएंगे थ्रस्ट तो बताएंगे कि हाउ द थ्रस्ट इज रिलेटेड टू प्रेशर एक्सर्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। और ठीक है, और क्या पढ़ी थी,